वन पीस चैप्टर 1182 ऑफिशियली आ चुका है और भाई सच बोलो तो ओडा सेंसे ने इस चैप्टर में इतने सारे लोर बॉम्ब्स गिरा दिए हैं कि पूरा फैंडम हिल गया है भाई। चैप्टर एग्जैक्टली वहीं से कंटिन्यू होता है जहां लोकी का थोरियम अटैक इमो को दूर तक उड़ा देता है। लोकी आसपास देखते हुए कहता है कि मुझे अभी भी उसकी प्रेजेंस फील हो रही है और फिर एक इंटरेस्टिंग लाइन बोलता है कि मेरा साइज ही इतना बड़ा है कि मैं उसे प्रॉपरली ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। और तभी इमू लोकी को देखकर कहता है निडहॉक, और फिर मुझे लगा नहीं था कि तुम और मैं इस दुनिया में दोबारा मिलेंगे। और भाई फाइनली कहता है वो उसे ट्रेटर। भाई ऑनेस्टली ये लाइन चैप्टर का सबसे बड़ा लोड ड्रॉप हो सकता है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि लोकी का ड्रैगन फॉर्म या उसके मिथिकल कनेक्शन डायरेक्टली वॉइड सेंचुरी से लिंक्ड है। मतलब कि निडहॉक का पास्ट फ्यूचर शायद इमू को साथ दे रहा हो और इमू से ट्रेटर कह रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि निडहॉक ने वॉइड सेंचुरी में वॉर में जोएबे का साइड लिया हो और इमू को धोखा दिया हो, तभी शायद इमू से ट्रेटर कह रहा है। यानी लोकी का कनेक्शन सिर्फ अनबाफ तक लिमिटेड नहीं है। लोकी फाइनली इमू को लोकेट कर लेता और इस वक्त आसमान से स्नो गिरना स्टार्ट हो जाता है। इमू स्काई को देखकर कामली कहता है कि ऑफ कोर्स जब आइस एक दूसरे से कोलाइड करती हैं तब लाइटनिंग पैदा होती है। और भाई यहाँ ओडा सेंसे क्लियरली लोकी और रागनीर की सिनर्जी को बिल्ड कर रहे हैं भाई। लेकिन नेक्स्ट पैनल और भी शॉकिंग है भाई। इमू रागनीर को देखकर कहता है कि रागनीर, जहां तक मुझे याद है तुम काफी टाइम से नए मास्टर का वेट कर रहे थे। मतलब इमू रागनीर को पर्सनली जानता है। और फिर फाइनली रिवील होता है उस मिथिकल फ्रूट का नाम जो रागनीर ने खाया। स्क्रिल फ्रूट मॉडल है उसका रिटार्डस्कोर। और अगर तुम नॉर्स माइथोलॉजी जानते हो तो रिटार्डस्कोर एक मैसेंजर क्रीचर था जो वर्ल्ड ट्री के ऊपर या नीचे मैसेज ले जाता, ऊपर से नीचे तक मैसेज ले जाता था। यानी ओडा सेंसे का नॉर्स माइथोलॉजी सेटअप अब नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुका है धीरे धीरे। ठीक है, रागनीर गुस्से में इमू को घूरता भी है, बकायदा वो स्क्रिल घूरता है। ठीक है, और फिर लोकी और रागनीर मिलकर इमू पर कंबाइंड अटैक लॉन्च करते हैं। अटैक का नाम होता है रागना 5 एरोस। और भाई ऑनेस्टली पैनल का आर्ट इंसेन था। आइस और लाइटनिंग का कॉम्बिनेशन पूरा बैटल फील्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन इमू क्या बंदा है यार भाई। इमू भी उसे इजिली, मतलब इजिली क्या बोलूं, कैजुअली काउंटर करता है भाई। नोवा एक्लिप्स फायर उसके अटैक का नाम, और नेक्स्ट सेकंड मैसिव एक्सप्लोजन। भाई इस तरीके से उसको काउंटर कर लेता है भाई। फिर सीन शिफ्ट होता है बॉनी और लिलिथ की तरफ। बॉनी बैटलफील्ड को देखकर क्लियरली स्केर्ड होती है और कहती है कि भाई ये बहुत डरावना है। लिलिथ तुरंत कहती है कि बॉनी यहाँ वापस आओ, लेकिन बॉनी रिप्लाई करती है कि भाई मैं वहां लड़ने थोड़ी जा रही हूँ, और स्पेशली उस आदमी के अगेंस्ट में। लिलिथ फिर कामली कहती है कि बिल्कुल सही, मेरा काम है तुम्हारा ध्यान रखना और मैं दोबारा तुम्हारे साथ ये सब नहीं होने दूंगी। और फिर लिलिथ एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन करती है कि भाई ये आदमी है कौन। यानी इवन लिलिथ को समझ नहीं आ रहा है कि इमो एग्जैक्टली क्या चीज है भाई। शायद एल्डर्स के बारे में उनको पता था बट इमो के बारे में नहीं पता था। नेक्स्ट पैनल में हमें इंजर्ड सांजी को देखते हैं। ठीक है, उसी के पास होता है। लिलिथ कहती है कि भाई ये बंदा नाइट्स ऑफ गॉड से ज्यादा पावरफुल लग रहा है, लेकिन ये 5 एल्डर्स में से भी एक कोई नहीं है। और फिर वो एक डार्क लाइन बोलते हैं कि यार इतने सालों पुरानी पावर स्ट्रगल की हिस्ट्री में डार्क शेडोज का पैदा होना काफी नेचुरल है। भाई ये लाइन डायरेक्ट ना वॉइड सेंचुरी और हिडन रूलर्स की तरफ हिंट कर रही होती है। ठीक है, इतने में सांजी उठने की कोशिश करता है, बोनी से रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एंट्री होती है किलिंगम की। और भाई ये बंदा लिटरली सांजी का मजाक उड़ा रहा होता है, हंसते हुए कहता है कि हे सांजी, मुझे लगता है कि अब मुझे तुमसे लड़ने की जरूरत भी नहीं है। सच में क्रेजी है कि भाई इतना सब होने के बाद भी तुम अभी तक सांस ले रहे हो। और फिर वो वहां से निकल पड़ता है। ठीक है, निकलने लगता है और सांजी उसे रोकते हुए कहता है कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो। किलिंगम स्माइल करके कहता है कि मैं अपने मिशन को कंप्लीट करने जा रहा हूँ, क्या तुम देख नहीं रहे कि मेरी पावर्स कितनी बढ़ चुकी है। और भाई फिर वो वहां से चला जाता है। सांजी गुस्से में कहता भी कि ये साला अभी भी बच्चों को किडनैप करने के चक्कर में पड़ा है भाई, मैं सबके एफर्ट्स वेस्ट नहीं होने दूंगा। और फिर एक इमोशनल लाइन आती है भाई स्क्रीन पर। सांजी बोलता है उसोप और लूफी इस कंट्री को एडमायर करते हैं और एल्बाफ को प्रोटेक्ट कर रहा मेरी पर्सनल ड्यूटी। यहाँ तक काफी सीरियस मोमेंट लग रहा था भाई, लेकिन इसके बाद आता वही टिपिकल ओडा सेंसे मोमेंट। सांजी फाइनली बोलता है कि और ये जायंट्स ब्यूटीज की लैंड है भाई, और किलिंगम के पीछे भाग पड़ता है। भाई ऑनेस्टली इतने डार्क चैप्टर में भी ओडा सेंसे कॉमेडी डाल ही देते हैं भाई, क्या बोलूं मैं। ठीक है, नाउ अब पैनल शिफ्ट होता है आउल लाइब्रेरी की तरफ। ठीक है, रॉबिन और सॉल एक हिडन बैक डोर से अंडरग्राउंड पैसेज में एंटर करते हैं और भाई वहां एक सीक्रेट रूम होता है। उस रूम में रहता है एक मिस्टीरियस आउल बिब्लो।
और रिवील होता है कि अवल सावले से बुक्स को सीक्रेटली प्रोटेक्ट करता आ रहा है, और जो हमें लग रहा था ना सारी बुक्स जल गई है, भाई नहीं, उसने वो सारी बुक्स वहां से वहां उठा कर रख दी भाई। रॉबिन ने देखकर इमोशनल हो जाती है और वो धीरे से कहती है कि तो ओहारा का नॉलेज कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है ना, उसके थोड़ा सा भाई उसको काफी शी इज वेरी हैप्पी बिकॉज, ठीक है। और फिर बिब्लो को थैंक्स बोलती है कि सॉल भी शॉक्ड होता है कि, और कहता है कि भाई मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ लेकिन तुम काफी मिस्टीरियस हो। भाई ऑनेस्टली ये सीन काफी इमोशनल था, बिकॉज आप सोचो यार इसके लिए सब लोग मरे हैं और वो चीज अभी तक सही सलामत है, तो यू कैन जस्ट इमेजिन दैट इमोशनल मोमेंट ऑफ रॉबिन एंड सॉल भाई, क्योंकि ओहारा की ट्रेजेडी वन पीस का सबसे पेनफुल मोमेंट्स में से एक है अगर आपने देखा हो तो, ठीक है। इफ यू आर अ ट्रू वन पीस फैन तो आपको पता ही होगा। और अब फाइनली लग रहा है कि उसका नॉलेज सर्वाइव कर गया। नाउ अब चैप्टर शिफ्ट होता है वेस्टर्न विलेज की तरफ और यहाँ सीन पूरा केओस बन चुका होता है। सी क्लाउड्स के पास सोमर एक जाइंट शिप को कंधे पे उठाते हुए चल रहा होता है और वो किलिंगम को कॉल करता है कि मुझे एक सूटेबल जाइंट शिप मिल चुकी है, बच्चों को लेकर 5 मिनट पर यहाँ पहुंचो। यानी जाइंट किड्स का किडनैप वाला प्लान ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। नाउ दूसरी साइड चौक पर इंजर्ड जाइंट्स को ट्रीट कर रहा होता है, ठीक है। और रिवील होता है कि जर्ट की फिंगर्स ना रिकनेक्ट हो गई, वो उनको जोड़ देता है क्योंकि कट क्लीन था इसलिए ऑपरेशन पॉसिबल हो गया। लेकिन चॉपर क्लियरली कहता है कि भाई इनको हील होने में ना काफी महीने लग सकते हैं। और भाई ऑनेस्टली अगर पैनल देखो तो लिटरली हर जगह ना इंजर्ड जाइंट्स पड़े हुए हैं और सब चॉपर को थैंक्स बोल रहे हैं। क्लासिक चॉपर एमवीपी मोमेंट। और अब नेक्स्ट पैनल पे भाई हमें देखने को मिलता है फाइनली माय फेवरेट कैरेक्टर इन द शो, जोरो का ग्रुप दिखाते हैं। और भाई फनीएस्ट पार्ट ये है कि जोरो लिटरली गोल्ड बग के कंधे पे बैठा हुआ होता है जैसे टैक्सी राइड ले रहा हो, और जोरो ना कैजुअली बोलता भी है कि भाई सॉरी अबाउट दिस गोल्ड बग, लेकिन जाइंट्स के लॉन्ग स्ट्राइड्स के बिना ना बैटलफील्ड तक पहुंचने में मुझे टाइम लग सकता है। गोल्डबर्ग स्माइल करके कहता भी है कि भाई कोई बात नहीं, जाइंट पायरेट्स में शायद मैं ही अकेला बचा हूँ, मैं इकलौता बचा हूँ जिसपे मेजर वोन्स मतलब ज्यादा चोट नहीं लगी है। और फिर वही एक इमोशनल लाइन कि भाई हम लकी हैं कि एल्बाफ के क्राइसिस के टाइम पे तुम लोग हमारे साथ फाइट कर रहे हो। और भाई जोरो का रिप्लाई पूरा स्ट्रॉ हेड एनर्जी था भाई उसमें। वो कहता है कि मेरे कैप्टन का एक ही रूल है, दोस्त की कंट्री हमारी कंट्री। भाई एब्सोल्यूट पीक लिटरली। लेकिन फिर जोरो सडनली सीरियस हो जाता है। वो कहता है कि उस ब्लैक अटैक के साथ कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि उसके हाथ में स्टील बुलेट्स रहती है। वो ब्लैक फ्लेम ना लास्ट मोमेंट में स्टील बुलेट्स में कन्वर्ट होते ही एक्सप्लोड हो रहे थे, तो उसके हाथ में रहती है। तो भाई ये कौन सी पावर है ये मुझे भी नहीं पता कर। और जिन नाइट्स को हमने पीटा था ना भाई वो भी शायद स्ट्रॉन्गर हो गए। और फिर वार्निंग देता है कि अगर हम जल्दी कुछ नहीं किया हमने तो सिचुएशन और बिगड़ जाएगी। भाई ऑनेस्टली जोरो को क्लियरली फील हो रहा है कि एनिमी साइड अब इवॉल्व हो रही है। अब चैप्टर का डार्केस्ट रिवील स्टार्ट होता है। भाई मुझे सच में लग रहा है कि इस आगे जाते जाते एल्बाफ आर्क में सांजी और जोरो का पावर अप तो भाई देखने को मिलने वाला है, बिकॉज अगर उधर से क्लिंगम और सोमर्स अपग्रेड हो चुके तो आई एम श्योर इनकी तरफ से भी कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। नाउ अब क्या होता है कि क्लिंगम सडनली सोमर्स को कॉल करता है और कहता है कि भाई मैंने कुछ गलत कर दिया। सोमर इंस्टेंटली पैनिक होता है, कहते कि डोंट टेल मी, मतलब उससे ऑलरेडी आइडिया था कि भाई क्लिंगम ने क्या कर दिया। क्लिंगम नर्वस होता है और कहता है कि भाई मुझसे गलती से वो समन हो गया है जिससे मैं सबसे ज्यादा डरता हूँ। और भाई ये लाइन ऑलरेडी टेरिफाइंग थी। सोमर्स तुरंत रिप्लाई करता है कि बेवकूफ, वो चीज हम सबके लिए टेरिफाइंग है। यानी कि सोमर जैसे लोगों के लिए भाई वो टेरिफाइंग है, तो ऐसा क्या है क्रीचर भाई जो उन्होंने समन कर दिया। और फिर भाई पूछता भी है कि क्या तुम उसे कंट्रोल कर पाओगे। किलिंगम धीरे से कहता है कि ये ड्रीमर है तो शायद था। भाई सोमर्स फाइनली कहता है अब जो हो गया सो हो गया, हमारे पास टाइम कम है। और फिर एक इंपॉर्टेंट लाइन बोलता है कि भाई गन को कहाँ। किलिंगम कैजुअली कहता है कि भाई मैंने उसे आते वक्त देखा था और लगता है शायद वो मर चुकी है। और भाई अब चैप्टर अपने मोस्ट टेरिफाइंग फेस में एंटर करता है। सोमर स्काई की तरफ देखते हुए कहता है कि ग्रेट ईमू का बॉडी इस वर्ल्ड में ज्यादा देर तक रहने के लिए बना ही नहीं है, लेकिन अब हमारी कॉम्बैट फोर्सेस और वो फोर्सेस जिन्हें हम इरेज करना है वो सब एक ही जगह पर है। और फिर एक कोल्ड लाइन कि हम ग्रेट वन को डिसअपॉइंट नहीं कर सकते। भाई ऑनेस्टली ये लाइन डायरेक्ट हिंट देती है कि ईमो का करंट फॉर्म या बॉडी शायद स्टेबल ही नहीं है, ज्यादा टाइम तक रह नहीं सकती। मतलब पॉसिबिलिटी है कि ईमो किसी और रियल्म या एग्जिस्टेंस से कनेक्टेड हो। और तभी भाई आसमान से हैवी रेन बरसना स्टार्ट। अचानक पूरे एल्बाफ में भयंकर बारिश होने लगती है। सब जाइंट्स शॉक्ड हो जाते हैं। चॉपर पैनिक में कहता है कि इंजर्ड लोगों को गीला मत होने दो और ये पानी अंदर तक भर जाएगा। और ऑनेस्टली एल्बाफ में रेन इटसेल्फ एक डिजास्टर जैसे ट्रीट हो। किलिंगम तुरंत ऑर्डर देता है
ऑन स्क्रीन कि जाओ बच्चों को पकड़ो, किसको पता नहीं। और तभी बिल्डिंग तोड़कर एक जाइंट हाथ अंदर आता। भाई सेम वही सिनेरियो जैसे लूफी ने काइडो को पकड़ा था ना, एकदम हाथ लाकर, सेम उसी तरीके। और भाई उस मोमेंट किलिंगम एक क्रेजी लोर रिवील करता है कि हम जो क्लाउड्स के ऊपर पैदा हुए हैं, मतलब कि हायर स्टेट्स में रहते हैं, ठीक है, हमारे लिए स्काई से गिरता पानी ही टेरिफाइंग होता है। मतलब सोचो वो खुद क्लाउड के ऊपर है तो ऊपर से अगर पानी गिरा उनके लिए टेरिफाइंग होता है। और फिर वो बोलता है कि हमने सिर्फ बी क्लैन और निका की स्टोरीज ही नहीं सुनी, बल्कि एक मॉन्स्टर की स्टोरीज भी सुनी जिसका नाम है रेन गॉड। और भाई यहाँ पूरा एटमॉस्फेयर हॉरर मूवी जैसा हो जाता है। किलिंगम कंटिन्यू करता है कि वो जो ऊपर से लोअर रियल्म पर पानी बरसाता है और रेन डांस के रिदम के साथ अपीयर होता है और फाइनली नेम रिवील होता है रेन गॉड ज़ाज़ा। और भाई नेक्स्ट पैनल पूरे एल्बाफ में फ्लड आ चुका होता है, जाइंट्स पानी में डूब रहे होते हैं, बिल्डिंग्स टूट रही होती हैं और बच्चे ज़ाज़ा ने पकड़ लिए होते हैं। और ऑनेस्टली ज़ाज़ा का डिजाइन फुल नाइटमेयर फ्यूल जैसा लग रहा था भाई। ड्रीम डीमन प्लस रेन गॉड कॉम्बिनेशन लिटरली टेरिफाइंग था। किलिंगम फिर बच्चों को लेकर निकलने लगता है और उसी वक्त भाई एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट वहां पर एंट्री होती है जोरो और सांची की। भाई ये पैनल पूरे चैप्टर का हाई मोमेंट था, बिकॉज फाइनली हमारे लेफ्ट एंड राइट हैंड ऑफ लूफी मैदान में आ चुके हैं। मॉन्स्टर ट्रायो भाई हमारे दोनों इंजर्ड होने के बाद भी फाइनली बैटलफील्ड में आ जाते हैं। जोरो सांची को देखकर कहता है कि हे डोंट स्क्रू दिस अप, इसको बिगाड़ा ना मत। और सांची इंस्टेंटली रिप्लाई करता है राइट बैक एट यू, भाई तुम भी नहीं, ठीक है। सिंपल डायलॉग लेकिन पूरा फैंडम हाइप हो गया। मतलब आई एम लिटरली श्योर भाई जोरो सांची के जो फैन है इस टाइम पर बहुत ही खुश हुए होंगे कि फाइनली वो बैक इन द गेम है, क्योंकि फाइनली जोरो सांची रीमैच के लिए रेडी है। और ऑनेस्टली अगर ये फाइट प्रॉपर्ली स्टार्ट हुई तो एल्बाफ आर्क सीरियसली वन पीस का बेस्ट आर्क्स में से बन सकता है। वैसे तो बन ही चुका है भाई, क्योंकि गॉड वैली से लेकर पता नहीं क्या क्या रिवील होता जा रहा है, ठीक है। तो इस चैप्टर में भाई ओडा ने इमूलोर, वर्ल्ड सेंचुरी के हिंट्स, नॉर्स मिथोलॉजी, रेन गॉड रिवील, ड्रीम डीमन का हॉरर और स्ट्रॉ हैट वाला हाइप, ये सब एक ही चैप्टर में डाल दिया है भाई। देखो इसमें अगर हम रेन गॉड की बात करें तो रेन गॉड से जहां तक थ्योरी अभी निकल कर आ रही है फैंडम में कि दैट ड्रैगन यानी कि मंकी डी ड्रैगन इज द रेन गॉड, बिकॉज वो जब भी जहां जाता है स्टॉर्म्स और रेन लगातार होती रहती है जब उसका इंट्रोडक्शन हुआ। तो भाई देखते हैं थ्योरी कितनी पॉसिबिलिटी है। बाकी यार इस वाले पार्ट को लेकर तुम्हारी क्या थ्योरी है, क्या ड्रैगन ही असली रेन गॉड होने वाला है? प्रूफ्स के साथ अगर मैं बात करूँ तो ड्रैगन के लेकर, बाकी यार आपका क्या ओपिनियन है यार कमेंट करके रियली बताना, बिकॉज सी बीइंग अ वन पीस फैन भाई लिटरली आई रियली वांट थ्योरीज। मुझे बहुत ही मजा आता है थ्योरी पढ़ने में। और क्या इमो का बॉडी एक्चुअली अनस्टेबल है भाई, कमेंट में अपनी क्रेजीएस्ट थ्योरी जरूर बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी हो चुका ब्रेक और मोस्ट प्रोबेबली शायद नेक्स्ट वीक ब्रेक रहेगा। तो भाई ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे लेजेंडरी, बाय बाय।